नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक पिक्चर आई थी, गाना था बड़ा फेमस, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। कुछ कुछ इसी शैली में जेपी नड्डा ने कह दिया संघ से कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू छपा जेपी नड्डा का और बवाल मच गया। जेपी नड्डा ने कह दिया कि ओके बाय बाय टाटा, जिस समय हम बड़े कमजोर थे तब तुम्हारी जरूरत पड़ती थी, अब तो हम बहुत ताकतवर हैं, दुनिया के तेज तर्रार बड़े शक्तिशाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। देवताओं के देवता जिसको चंपत राय जी कहते हैं, भगवान विष्णु का अवतार, वो हमारे महानायक हैं। तो संघ वालों की क्या जरूरत है? ठीक है, वो वैचारिक संगठन है, अपना काम करें अपना। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी तो बहुत मजबूत है, बहुत, अब संघ की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसा भाव था। और नड्डा के इस इंटरव्यू के बाद सबको समझ में आ गया कि आखिर इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता घर क्यों बैठ गए। ये ले अपनी लपट कमरिया, बहुत नाच नचाए हो। तो संघ ने कहा तुम अच्छा लड़ ही लो। वो 5-6% वोटिंग कमाती हुई दिखाई दी। अब जाहिर है अभी कि दो चुनाव जितना बचा है उसमें डर तो पैदा होगा कि संघ के कार्यकर्ता और नाराज हो गए। एक तो अभी तो घर तक बैठे थे, अब नड्डा के बयान पे भड़क गए तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिलाने में लग जाए। बड़ा मुद्दा था। दूसरा बड़ा सवाल था कि मोदी जी के नामांकन में पूरा एनडीए जुट गया। हैदराबाद से, तेलंगाना से लेकर और दिल्ली तक सब नेता आ गए, लेकिन एक नेता नहीं आया, उसका नाम था नितिन गडकरी। वो तो तब भी नहीं आए जब 10 साल बाद नागपुर में रुके थे प्रधानमंत्री जी, तब भी वो मिलने नहीं आए। कारण क्या? और उससे भी बड़ा एक मुद्दा कि स्मृति ईरानी, मोदी जी की इतनी करीबी नेता, मंत्री उनकी, और मोदी जी अमेठी में एक बार भी चुनाव प्रचार करने नहीं आए। तो ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल चर्चा थी, तो मुझे लगा कि इस पे बातचीत की जानी चाहिए। बातचीत करने के लिए आपके अपने प्रिय दोस्त पत्रकार, बहादुर पत्रकार, बहुत खोज के लाते हैं खबर। नागपुर में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति की भी बड़ी पकड़ है उन पे। तो ऐसे राजीव रंजन सिंह जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उन पे तीनों विषयों पे एक एक करके बात करेंगे। भाई राजीव जी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, संघ ने कह दिया संभालो अपने आप को। उल्टा कह रहा हूं, जेपी नड्डा ने कह दिया संघ से संभालो अपने आप को, हमारा कोई मतलब नहीं है। क्यों कहा होगा जेपी नड्डा ने? क्या मतलब है इस बयान के? क्या राजनीतिक अर्थ निकाले जा सकते हैं इस बयान के? देखिए, यदि आपको याद होगा तो जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था 19 से 20 अप्रैल को, उसी टाइम में मैंने बताया था कि जब ये यहाँ ठहरे थे नागपुर में गवर्नर हाउस में, ठीक है, तो उस वक्त में रात में चर्चा हुई थी कि भाई वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुआ है, ठीक है। और ये बात सामने आई थी कि आरएसएस जो है सक्रिय होकर काम नहीं कर रहा है या वोटर्स को बाहर नहीं निकाल रहा। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि जो नीतियां हैं भारत सरकार की, मोदी सरकार की, वो ऐसी है जो लोगों को चिढ़ा रही। जैसे मैंने आपको बताया था कि नागपुर में सिख लोगों ने कंप्लीटली चुनाव का 80% सिख लोगों ने चुनाव का बॉयकॉट किया, ठीक है। तो ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में दरार जो है, ये तो इलेक्शन जब शुरू हुआ था तभी से नजर आने लगी। अब जाके जो है ये चीजें खुल के सामने आ रही है। और जो जेपी नड्डा जी ने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट से ये साफ हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है और हार का ठीकरा फोड़ने के लिए अभी से ये बहाने ढूंढने लगे हैं कि किसके सर पे हार का ठीकरा फोड़े। तो ये हार का ठीकरा ये आरएसएस के सर पे फोड़ने के लिए जो है मोदी सरकार, ये इन्होंने अभी से मान लिया। देखिए, आरएसएस का ऐसा मानना था कि भाई पार्टी हाशिए पे चली गई है, आप मैनिफेस्टो को, संकल्प पत्र को भी मोदी की गारंटी करके पेश कर रहे हो। तो भाई मोदी ही अगर सब कुछ है तो मोदी जी अकेले चुनाव लड़ लें, मोदी जी देश चला लें अकेले, मोदी जी समाज को एक नई दिशा दे दें, फिर इसमें किसी और की कोई भूमिका तो बची नहीं जाती है ना। तो जब मौका मिला संगठन को तो संगठन ने इनको इनकी जगह बता दी है। और अभी से ये हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इन्होंने धीरे धीरे जो है इस तरीके की सुरसुरी जो है, जो जेपी नड्डा ने आज जो छोड़ी है, वैसी आगे आने वाले दिनों में भी आपको दिखेगा। मेरा तो ये कहना है कि ये चुनाव जब शुरू हुआ तो 19 अप्रैल, उसके 3-4 दिन बस पहले आ जाना चाहिए। 14-15 अप्रैल के आसपास में यदि जेपी नड्डा जी
इसी तरीके का वक्तव्य दे देते, तो मैं वाकई में इस चीज को मानता कि हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी को जो है आरएसएस की जरूरत नहीं। अब ये क्या 5वां चरण कल होने को है और आज आप स्टेटमेंट दे रहे हो? 4 चरण में आपको अपनी स्थिति समझ में आ गई है। आपको ये समझ में आ गया है कि लोग मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग मोदी जी के वही पुराने पुराने भाषण सुन के और वही हिंदू मुसलमान को सुन के वो जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं, उस नरेशन से, उस नैरेटिव से लोग परेशान हो गए हैं, ऊब गए हैं, और उसी बोरियत के कारण वो घर से बाहर नहीं निकल रहे वोट डालने के लिए। तो इसमें आरएसएस क्या कर लेगा या कोई भी दूसरा संगठन क्या कर लेगा, जब आपने जिस व्यक्ति को शीर्ष पे बैठाया है वो व्यक्ति ही कोई नयापन, कोई इनोवेटिवनेस नहीं ला पाया अपने 5 साल के शासनकाल में, 2019 से 2024 के बीच में, और तुगलकिया तरीके के उन्होंने काम किए। एकदम रातों रात जो है वो अनाउंस कर दे रहे हैं डिमोनेटाइजेशन, कभी अनाउंस कर दे रहे हैं देश बंद हो जाएगा 2 दिन के अंदर में, कभी अनाउंस कर दे रहे हैं 5 अलग अलग ग्रेड की जीएसटी स्ट्रक्चर। तो आपको जब किसी की सुनना नहीं है और किसी को कॉन्फिडेंस में लेना नहीं है, तो फिर दूसरे लोग आपके लिए क्यों काम करेंगे भाई? आप जो है, आप एक कोलिशन बना के या एक लोगों के साथ संपर्क करके एक कॉमन धरातल को तलाशते हुए एक सही दिशा में जाने के लिए आप बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, तो आपके साथ में काम कौन करना चाहेगा? संजय जी, इस चीज का मूल 2 तरीके से आप देख सकते हो। या तो जेपी नड्डा को आरएसएस ने ही कहा है कि भैया आप अभी से दूरियां बना दो, ठीक है, मोदी जी के साथ में, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि मोदी जी जो है उनसे एक दूरियां बना ले तो वही बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मोदी जी की यूटिलिटी वैसे भी अब आरएसएस के लिए खत्म हो गई। राम मंदिर बन गया, 370 हट गया है। इनको मालूम है कि आने वाले 5 साल में हिंदू राष्ट्र तो भारत बनने वाला है, और संविधान बदलने के नाम पे जो है वे पहले इन्होंने पैर जो है पीछे खींचने, इन्होंने बोला कि वैसा हम कुछ करेंगे नहीं, बाबा साहब आ जाएंगे तो वो भी नहीं करते। तो आरएसएस के लिए अब मोदी की यूटिलिटी खत्म हो गई है। ये भी हो सकता है, और आरएसएस ने ही बोला हो इनको, जेपी नड्डा जी को, आरएसएस के ही वरदान से ये भी हो सकता है कि जेपी नड्डा ने स्टेटमेंट दिया। और दूसरा ये हो सकता है जो मैंने पहले आपको बताया, ये हार का ठीकरा फोड़ने के लिए जो है ये अभी से बहाने ढूंढ रहे, हार के 100 बहाने, तो ये 100 बहाने के बदले एक बहाना इन्होंने पकड़ लिया, आरएसएस। ये हाँ, ये भूल कह गया कि देंगे कि चुनाव पूरा मोदी के नाम पे लड़ा जाए। हाँ, वो जी ये संजय कह जी। देंगे भैया संघ ने के लोग आए नहीं, संघ के कार्यकर्ता जुटे नहीं, संघ के कार्यकर्ता उदासीन थे, इसलिए हमारा वोट प्रतिशत गिर गया, इसलिए हम हार गए। तो ये बहानेबाजी चलती रहेगी। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आप तो गडकरी की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मोदी के नामांकन में गडकरी क्यों नहीं आया? कारण क्या, खेल क्या है इसके पीछे? देखिए, गडकरी जी को आप आरएसएस से अलग करके नहीं दे सकते। गडकरी जी की पूरी राजनीति आरएसएस के भरोसे, ठीक है। आरएसएस को जैसे समझ में आ गया कि ये मोदी जी जो है ये हिंदुत्व के एजेंडे के पीछे अपना कॉर्पोरेट एजेंडा चला, ये आरएसएस के सामने मोदी जी एक्सपोज हो गए कि ये बैठ के जो है वहां पे अंबानी अदानी के जो कॉर्पोरेट एजेंडा है उसको फुलफिल कर रहे, हिंदुत्व के एजेंडा को सामने रखते, है ना। वो ठीक उसके विपरीत जो है नितिन गडकरी जी की राजनीति है। वो आरएसएस के बाहर जाते नहीं। जो ये 2008 में भी आप देखिए, नितिन गडकरी जी जो भाजपा के अध्यक्ष बने थे, तो वो पूरे आरएसएस के और मोहन भागवत के वरदहस्त के कारण ही बने थे, ठीक है, क्योंकि उनका कोई नेशनल लेवल पे इतना बड़ा उस टाइम में कद नहीं था कि वो मतलब भाजपा के प्रेसिडेंट बन जाते, क्योंकि उसके पहले वो कोई लोकसभा इलेक्शन जीते नहीं थे। वो सिर्फ एक टर्म जो था 1995 से 1999 का शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का, उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि नितिन गडकरी जब पहली बार इलेक्शन लड़े थे तो वो असेंबली का इलेक्शन लड़े, और असेंबली के इलेक्शन में पश्चिम नागपुर से लड़े थे और उन्हें 5,000 वोट भी नहीं मिले, ठीक है। तो ये जो है ये उस वक्त की बात है जब कांग्रेस जो है इसकी टूटी बोलती थी नागपुर, और उस टाइम में एकदम ये युवा नेता थे, नए नए उभर के आ रहे थे, तो उस टाइम में इलेक्शन लड़े थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, और बहुत बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे, ठीक है। उस टाइम इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, विनिंग कैंडिडेट को भी 30-35 हजार वोट मिलते थे, पर इनको बहुत ही बुरे वोट मिले, ठीक है। मेरे ख्याल से 5,000 या 10,000 इसी के बीच में कुछ वोट मतलब आसपास में मिले थे।
पर उसके बाद में आरएसएस के साथ में मिलके, मतलब आरएसएस के जो भी एजेंडे रहे उनको इन्होंने फुलफिल किया और उसी दिशा में बढ़ते चले गए आरएसएस का दामन थाम के। और आरएसएस के कारण ही इनकी कद और काठी जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी। मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि 2004 में भी जो भाजपा इलेक्शन हारी थी, उसका कारण ही ये था कि आरएसएस ने अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के उस इलेक्शन कैंपेनिंग में बिल्कुल भी काम नहीं किया। और वही वही कारण था कि इंडिया शाइनिंग जो उस टाइम में जो एक चला था, और वहां पे भी अजीब तरीके के कैरेक्टर के लोग हावी थे जो कॉर्पोरेट कल्चर से बहुत ज्यादा क्या इम्प्रेस्ड हुआ करते थे, प्रमोद महाजन टाइप्स और अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद थे, मैं नाम उनका भूल रहा, कुछ अभिजीत बैनर्जी गांगुली, कुछ कुछ नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ जी। रंजन तो भट्टाचार्य जी, तो ये तो आरएसएस को देखिए, एक हद से ज्यादा यदि कॉर्पोरेट लॉबी पार्टी के अंदर हावी हो जाती है तो ये आरएसएस को कभी पसंद नहीं आता। और आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी का इतिहास रहा है, मार्क माई वर्ड्स, वो जहां जहां जिस जिस आदमी के दामन को थाम के आगे बढ़ते हैं उसी आदमी को वो काट देते। तो आप देखिए कि वो आए जो है वहां पर है केशुभाई पटेल और लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बीच में कंसेंसस हुआ कि नरेंद्र मोदी को चलो चीफ मिनिस्टर बना के भेज देते। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले केशुभाई पटेल को जो है उनकी जड़ें पूरी काटी और केशुभाई पटेल को पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से समाप्त किया। उसके बाद में जो आरएसएस के वहां पर गुजरात में संयोजक थे संजय जोशी, उनको उन्होंने पूरी तरीके से लंबा कर दिया। आज संजय जोशी कहाँ है किसी को पता नहीं है, वो दिल्ली में कहीं बैठते हैं। आज मतलब किसी समय में उनका जलवा हुआ करता था। ये संजय जोशी वो व्यक्ति था जो लाल कृष्ण आडवाणी के कमरे में घुस के बोला था कि आडवाणी जी आप इस्तीफा दीजिए, जब जिन्ना के ऊपर में पाकिस्तान में रिमार्क करके आए थे। आज लोगों को पता ही नहीं कि संजय जोशी की क्या भूमिका है आरएसएस में या भारतीय जनता पार्टी में। फिर उसके बाद में इन्होंने प्रवीण तोगड़िया को लंबा किया, ठीक है। ये जिन्होंने 2002 में इनका बड़ा साथ दिया था, इन्होंने प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल, ये पकड़ के एक एक कैरेक्टर जो थे इन लोगों को खत्म किया। फिर उसके बाद में जब इनको दिखा कि भाई कॉर्पोरेट तो इनके साथ में बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, तो इन्होंने अपने गॉडफादर को, जो कोई सोच नहीं सकता था, जो भारत की राजनीति में बहुत लंबे समय तक ये याद रखा जाएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जिसने पार्टी पूरी खड़ी की, जिसने रथ यात्रा पूरी दौड़ाई, वो लाल कृष्ण आडवाणी को इन्होंने किस तरीके से काटा। मतलब आप देखिए वहां भी ये रोए थे, आपको याद होगा, एक कुछ बोलते बोलते रोए थे कि मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करना चाहूंगा वो इस तरीके की बात ना कहें, और वो करके उसका रोना शुरू कर दिया। तो इन्होंने जो है, इनका इतिहास रहा है कि जब जब जिसने इनका साथ दिया है नरेंद्र मोदी का, वहां वहां इन्होंने उस व्यक्ति को खत्म ही कर दिया है, राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से। अब आरएसएस को भी यही डर सता रहा है कि अगर ये तीसरे टर्म में आए तो क्या ये आरएसएस को ही पूरा लंबा कर देंगे। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो है, संघ जो है, संघ की क्या भूमिका ही खत्म हो जाएगी सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे। गडकरी इसी ख्याल के चक्कर में गडकरी ने दूरी बना ली, आए नहीं नामांकन में, बनारस आई नहीं वो। गडकरी तो दूरियां तो गडकरी के साथ में 2019 में जब 303 सीट आई थी तभी से हो गई थी। आपको याद होगा लोकमत में एक खबर छपी थी, ठीक है, कि नितिन गडकरी ने कहा है कि मैं अपने 120 सांसदों को लेकर अलग हो जाऊंगा, 120 या 150 सांसद कुछ ऐसे बोले। तो जिस पत्रकार ने बेचारे ने उसमें वो रिपोर्ट लिखी थी, उसकी नौकरी चली गई, क्योंकि बाद में गडकरी जी ने बोला कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, ये मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के बोला गया। पर ये मोदी और अमित शाह ने जब ये पढ़ा स्टेटमेंट, तो इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये क्या इतने बड़े लेवल की कुछ तैयारी कर रहे थे क्या, ठीक है। तो ये दूरियां तो जो है ये बहुत पहले से ही हो गई थी। हालांकि गडकरी साहब ने उस बात का डिनायल दिया था कि मैंने ऐसा कहा नहीं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, गडकरी के पास में 3 मिनिस्ट्री हुआ करती थी 2014 से 2019 के बीच। एक हाईवे हुआ करता था, एक पोर्ट की भी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, और उसके अलावा गंगा जल सफाई का जो है नमामि गंगे, वो सब मिनिस्ट्री इनके पास में। जब 2019 में आए तो इनके पास में हाईवे को छोड़ के बाकी सारी मिनिस्ट्री इनसे ले ली। तो गडकरी जी का कद जो है धीरे धीरे कट टू द शॉर्ट जो है
ये मोदी और अमित शाह ने करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद से तो उनको उसके अंदर भी नहीं रखा, जो इनकी जो संसदीय दल जो रहता है उसके अंदर भी इनको हटा के देवेंद्र फडणवीस को लेके आए। देवेंद्र फडणवीस को खड़ा किया इन्होंने नागपुर में इसलिए कि गडकरी के समकक्ष इनको कोई एक बड़ा अपना नेता खड़ा करना था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आरएसएस को भी समझ में आ रही है और गडकरी जी को तो समझ में आ रहा है कि भाई मेरी राजनीति समाप्त करने में गुजरात लॉबी लग गई, ये गुजरात के दोनों जो नेता हैं ये मुझे समाप्त कर देंगे। तो गडकरी जी ने अपनी दूरियां बना ली हैं। जी चलिए, संजय ये जी। तो ये मान लिया कि गडकरी ने दूरी बना ली, लेकिन मोदी जी तो अपनी बहुत प्रिय नेता स्मृति ईरानी के चुनाव में फंस गई हैं। लोग कह रहे हैं हार ना जाए, वहां भी नहीं आए बेचारे। वहां जाके कुछ जान पड़ जाती है स्मृति ईरानी को, बेचारे के पसीने छूट रहे हैं, मैं हारी तो खत्म। तो वहां क्यों नहीं गए होंगे अमेठी में? ये देखिए, इसको समझने के लिए आपको मोदी जी का व्यक्तित्व समझना होगा। मोदी जी जो है वो बिलीव करते हैं हीरो नैरेटिव में, एक ऐसा नरेशन जहां पे वो हीरो बन के हो, ठीक है, और मोदी मोदी हो, मोदी मैजिक हो। मोदी जी बिलीव करते हैं इस तरीके के नरेशन में, और मोदी जी बिलीव करते हैं कंट्रोल में। ही क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। वो एक ऐसा दिखाते हैं कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। तो ये हीरो वर्शिप और जो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, ये दोनों चीज जहां रहती है वहीं आपको मोदी जी नजर आए। अब जो कांग्रेस ने जो तुरुप का इसका खेला किशोरी लाल शर्मा का, तो देखिए अगर वहां राहुल गांधी खड़े होते तो ऐसा होता कि विपक्ष के सबसे बड़े लीडर के खिलाफ में स्मृति ईरानी की लड़ाई लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनकी मदद कर। पर जब वहां पे राहुल गांधी है ही नहीं, एक छोटा लीडर किशोरी लाल शर्मा जिसका नाम भी नहीं कांग्रेस के सर्कल के बाहर किसी ने सुना है या अमेठी के बाहर किसी ने सुना है, वो खड़ा हो गया। और उसको हराने के लिए यदि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो वो हीरो वर्शिप जो है, जो उनकी वो जो इमेज है कि भाई वो सबसे बड़े वॉरियर है, वो वॉरियर वाली इमेज जो है वहां क्रिएट नहीं हो, इसलिए उन्होंने उसको अवॉइड कर। दूसरा, जो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल जो है कि कंट्रोल में करता हूं हर चीज को, नरेशन को भी कंट्रोल करता हूं, अपने आसपास की स्थितियों को भी कंट्रोल करता हूं, वो चीज भी अमेठी में इनके हाथ से निकल। जो कांग्रेस ने जो खेला कार्ड, जो ऐसा कार्ड फेंका उन्होंने, और मीडिया जो इनका एक तरीके से साथी है वो मीडिया गायब हुआ, तो इनको समझ में आया कि भाई मेरा कंट्रोल भी यहां से जा रहा है। तो मेरे इमेज के लिए अच्छा नहीं कि मैं स्मृति ईरानी के उसमें जाऊं और मैं जाके प्रचार करूं। वो अपनी तरफ से प्रचार करें, देखे जीतती है कि हारती है, क्या करती है। राहुल गांधी खड़े होते तो वो अवश्य जाते, पर राहुल गांधी खड़े नहीं हुए इसलिए वो गए नहीं। देखिए, आपको मैंने लास्ट भी अपने डिस्कशन में कहा था कि छोटे छोटे पॉइंट सिग्नल्स हमको पकड़ने चाहिए, ठीक है। आज जेपी नड्डा ने वही बात बोली जो आज से लगभग 1 महीने पहले मेरे और आपकी बातचीत में आया। ये रिफ्ट है एक भाजपा और आरएसएस के बीच में, आज ये खुल के सामने आ गया कि ये हार का ठीकरा जो है आरएसएस के सर पे फोड़ने की अभी से तैयारी है, ठीक है। जो 1 महीने पहले हमने बात की वो चीज अभी सामने है। तो वो उस टाइम में उसके सिग्नल मिले थे कि भाई वो जो है भाजपा के लोगों से नहीं मिल रहे, वो हिजड़ों के सरदार से मिल रहे हैं, वो रात में वहां रुक रहे हैं, गवर्नर हाउस में रुक रहे हैं। तो ये सब वो क्यों रुक रहे हैं, 10 साल तक रुके नहीं। तो ये सारी जो चीजें थी ये आपको एक सिग्नल देती है। वैसी जो है अभी आपको और सिग्नल्स क्या दे रही है संजय जी, आप देखिए। आप पिछले कुछ दिनों से मीडिया कर्मियों के आप वक्तव्य सुनिए, आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल्स और यहाँ तक कि कुछ यूट्यूब चैनल्स में भी लल्लन टॉप टाइप, आपको वहां पे बड़े बड़े पत्रकार आके ये बोलते हुए नजर आएंगे कि देखिए मोदी जी का तो बहुत, मोदी जी ने मेहनत किया, पर लोग जो हैं वो अपने लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से परेशान, इसीलिए वो भाजपा को वोट नहीं दे रहे, वो दूसरी पार्टी को वोट दे रहे। यानी अभी से नरेशन ऐसा बनाना शुरू कर दिया गया है कि यदि भाजपा हारती तो नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ जीत के जिम्मेदार होते हैं, हार के जिम्मेदार तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। फिर अब दूसरा नरेशन बनाया जा रहा है कि आरएसएस जिम्मेदार रहेगी, ठीक है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो ये जो बहाने ढूंढे जा रहे हैं ना, ये बहाने इतने ढूंढने की इनको जरूरत नहीं पड़ती यदि ये जीत रहे होते तो।
ये जीत नहीं रहे, इसीलिए ये इतने बहाने ढूंढ रहे हैं। सारे बड़े बड़े पत्रकार जो हैं अब ये गोदी मीडिया में बोलते हुए आपको नजर आएंगे अपने विश्लेषणों में कि चुनाव तो बड़ा लोकल हो गया साहब, बहुत लोकलाइज्ड हो गया चुनाव, लोकल एमपी ने बीजेपी के काम नहीं किया था तो लोगों ने चिढ़ के जो है वोट नहीं डाला। अरे भैया वो लोकल एमपी जो है उनको लास्ट टाइम टिकट किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ने ही तो दिया था 2019 में। तो जब उनके अंदर समाज सेवा करने की और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को नर्चर करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, तो इस तरीके के अयोग्य लोगों को 2019 में क्यों अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने टिकट दिया, ये सोचने की बात है। परंतु जितने भी बड़े पत्रकार हैं वो अब बस जो है पूरे चुनाव को लोकलाइज बनाने में लगे हैं और वो नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं है, मोदी मैजिक तो अभी भी है, इस चीज को साबित करने में लगे, गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई मोदी मैजिक नहीं था, ये सिर्फ गोदी मीडिया का बनाया हुआ मोदी मैजिक था। और संजय शर्मा और 4 PM शुरुआत से 1.5 महीने 2 महीने से संजय शर्मा बोल रहे 4 PM पे, मैं जानता हूं, और मेरे जैसे पत्रकार बोल रहे हैं कि भैया मोदी मैजिक नाम की चीज कुछ भी नहीं है, ये इल्यूजन है, ये एक बहुत बड़ा जो है ये प्रपंच गढ़ा गया है जनता को, भोली भाली जनता को इसमें अपनी तरफ खींचने में, आइए और आप मोदी मैजिक के नाम पे वोट कीजिए। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी और एनडीए की कितनी? देखिए मैं तो अभी भी अपने उस इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है उस पे स्टिक हूं कि एनडीए जो बताया गया था 190 सीट आएगी, पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि भाई एनडीए की 190 सीट नहीं है, भाजपा की 190 और एनडीए जो है वो 220 के आसपास में है। तो भी आप किसी भी तरीके का गणित लगा लीजिए, नरेंद्र मोदी या एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेगा, सरकार इंडिया अलायंस की ही बनने वाली है। अब लास्ट टाइम मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि बहुत हद तक चांसेस है ममता बनर्जी के बनने का। हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए और आपके भी प्रोग्राम में कमेंट्स में लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा भर्त्सना की है कि मैं ममता बनर्जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। भैया मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ एक कैलकुलेशन आप लोग को बताया था कि ममता बनर्जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम बाहर से समर्थन देंगे और इंडिया अलायंस जिसका पार्ट यदि ममता बनर्जी है तो इसको कुल मिला के 300 सीट के आसपास में मिलेगी और 220 सीट के आसपास में, 220-230 के आसपास में एनडीए को मिलेगी। बाकी बची हुई जो है वो आपका वायरस और इस तरीके के आंध्र प्रदेश और छोटी छोटी पार्टियों को मिल जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि ममता बनर्जी बाहर से समर्थन देती है तो इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट अनस्टेबल रहेगी, ठीक है। तो वो स्टेबल गवर्नमेंट बने इसके लिए ऐसे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ऐसी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी इच्छा है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया अलायंस के ही नेता जिसमें खासतौर पे कांग्रेस के होंगे कि ममता बनर्जी को खुद जाके बोले कि दीदी आप आइए, आप बहुत वरिष्ठ हैं हम में से, हमारा कॉन्फिडेंस है, आप आके सरकार बनाइए, हम आपके साथ। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। किंतु आपकी जनता को एक बात समझने की जरूरत है। किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था कि एक ज्योतिषी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में लिखा है कि उनका अंत एक नारी के ही हाथ से हो, उनके पॉलिटिकल राजनीतिक करियर का जो अंत है वो एक नारी के ही हाथ से होगा। तो वो नारी आज की डेट में ममता बनर्जी के अलावा तो कोई और स्ट्रांग दिख नहीं रही है। प्रियंका गांधी तो चुनाव लड़ नहीं रही है, मायावती इनके साथ में ये बोला जाता है छुपे रूप से, तो और कौन है लेडी को? तो वो भी बहुत सारे इसमें अलग अलग चीजें हैं। आपके दर्शकों को मैं ये क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि भाई ये मेरी इच्छा नहीं है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख के मैंने बताया। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने हमसे बातचीत की, जानकारी दी, आभार। ये थे राजीव रंजन जी, जो दावा कर रहे थे कि उनके पास इंफॉर्मेशन है इंटेलिजेंस की, जो इंफॉर्मेशन उसके मिली उसके मुताबिक कि एनडीए 190 सीटों पर रहेगा। देखना है 4 जून को पता चल जाएगा कि क्या रहा। लेकिन बाकी में मुझे चौंकाया कि स्मृति ईरानी इतने बुरी तरह से फंसी हुई हैं, मोदी जी उनको एक बार भी बचाने नहीं आए। राजनीति इसी को कहते हैं। आपको ये बातचीत कैसे लगी जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।